हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की एक खास क्लास जहां पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके साथ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे तरीके के कंफ्यूजन होते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए किन किन टॉपिक्स की जानकारी होने की ज़रूरत है उस पर विचार करेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी, ये भी टॉपिक हम इसी लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे आपसे। आज की इस क्लास में हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना भी सिखाएंगे, वैलेंसी भी निकालना सिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं, अब समय ना लॉस करते हुए देखते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। नाम तो समझ में आया कि नाम है चैप्टर का या टॉपिक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सवाल ये है कि ये होता क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया। अब अगर हमें ये क्वेश्चन डिस्कस करना हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले ये डिस्कस करना है। तो जरा सुनिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, अब हम बात आपसे इस पर करेंगे। जरा देखिएगा क्या पढ़ते हैं। इसको डिफाइन करने का तरीका ये है, द प्रोबेबिलिटी of finding the electron present in an atom present in a cell of an atom लिखिए। present in a cell of an atom is known as इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बात समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी मतलब होता है बेटा कि संभावना, किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की क्या संभावना है किसी एटम में, और एटम के अंदर जो सेल हैं उन सेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा गया। हाँ ठीक है, यही तो डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एक छोटा सा सवाल आपके सामने आकर खड़ा हो गया कि किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ना। तो सबसे पहले तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं या किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम एटम में इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे तब तो हम सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे ना। यानी कि हमें सबसे पहले यह जरूरत है कि हम किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं यह जानना ज्यादा जरूरी है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने से पहले यह समझना ज्यादा जरूरी होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जानकारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले ज्यादा जरूरी है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, फिर हम बात करते हैं प्रोटॉन की, फिर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की। यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। क्यों बेटा, ये बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव और ये न्यूट्रॉन हो गया, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है। कहें वो तो ठीक है सर, हम नाम से डिस्कवरर के भी नाम जानते हैं कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। प्रोटॉन में रदरफोर्ड गोल्डस्टीन का नाम आता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें जेम्स चैडविक का नाम आता है।
लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि सब एटॉमिक पार्टिकल किसी एटम के अंदर पाए जाते हैं। कहा गया एक एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीज है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल या अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम। क्या है? ठीक है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन हैं, इसका कैसे पता चलेगा? यानी कि अगला टॉपिक बनेगा कि हाउ टू कैलकुलेट सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि हाउ टू कैलकुलेट सब एटॉमिक पार्टिकल। अब हमें इस पर विचार करना है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि ईपीएन, इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अगर किसी एटम के अंदर कैलकुलेट करना है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा, इस पर हम विचार करेंगे। तो उस पर विचार करने से पहले एक बात हमें पता होनी चाहिए, हाउ टू रिप्रेजेंट, यानी कि अगर रिप्रेजेंट करने की बात करें तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें यह बताया गया कि ये जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर है। जेड क्या है? जेड हमारा एटॉमिक नंबर होगा। एक्स क्या है? ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है, यानी कि किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होगा उसे हम एक्स कहेंगे, एक्स को हम सिंबल ऑफ एलिमेंट कहते हैं। और जो ये ए है बेटा, ये क्या है? ये एटॉमिक मास या मास नंबर है, यानी कि किसी का एटॉमिक मास इसे कहा जा सकता है या इसे हम मास नंबर भी कह सकते हैं। तो ये जो ए है ये एटॉमिक मास या मास नंबर कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये सोडियम होगा और ये 11 हो गया, ये 23, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर कितना हो गया? 23। मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, तो इसका मास नंबर कितना हो गया? 23, एटॉमिक नंबर 11 हो गया। तो कहें कि अगर किसी एटम को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे वाला एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर वाला एटॉमिक मास होगा। कहें ठीक है सर, हम समझ गए। तो और एटॉमिक मास क्या होता है? लगभग डबल होता है या डबल से 1 2 ज्यादा भी हो सकता है, तो हम लोग समझेंगे आगे। अब ये बात अगर क्लियर हो गई बच्चा, तो अब हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में कुछ फॉर्मूले दिए गए, वो फॉर्मूले ये दिए गए कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। यानी कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है और दूसरा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। अब जरा इस पर विचार कर लेते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया जा रहा है ये कैसे होगा, जरा उसको देखते हैं। ये क्या हो गया? इसको जरा कट करो। ठीक है, अब हमने कहा कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। तो ये Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, इसका मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। दूसरी बात हो गई कि अगर किसी केस में एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है या एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कैलकुलेट करना है, तो एटॉमिक मास हमेशा हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होगा, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होगा, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हैं और उस केस में प्रोटॉन कितने हैं। यानी कि यहाँ से ये फॉर्मूला बना कि A इज इक्वल टू P प्लस N, यानी कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये दो फॉर्मूले आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम पूरी की पूरी कहानी को आगे लेकर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इन दो फॉर्मूले की मदद से हम कैसे चीज़ों को आगे एनालाइज करते हैं और कैसे कैलकुलेशन करेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। कभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नहीं गए, अभी हम सब एटॉमिक पार्टिकल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, मान लीजिए अपना ये सोडियम ही है, सोडियम 1123 आपको दे दिया जाए। अब क्वेश्चन आ जाए कि बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं। तो आप क्या करेंगे, Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E आपने पढ़ा है और आप इसको रिलेट कर लेंगे किससे, XZA से, तो आपको पता चल जाएगा Z कितना है 11। तो अगर Z बराबर P बराबर E बराबर 11 हो गया, यानी कि Z अगर 11 था तो प्रोटॉन भी 11 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। इसका मतलब इस केस में हमें एक बात पता चल गई कि इसका एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, जो 11 के बराबर है। कहे हाँ ठीक है। दूसरा आया बेटा A इज इक्वल टू P प्लस N होता है, कहे हाँ। A कितना है 23, P कितना है 11 और N आपको निकालना है, तो N निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 23 माइनस 11, तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए
12 आ गए। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकाल सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास मान लीजिए क्लोरीन आ जाए, ये 1735। अब किसी ने कहा इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है अपने को, Z इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 17। उसके बाद अगर न्यूट्रॉन निकालना है तो आप ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे, तो आपको न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी मिल गई, 18 मिल गई। इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कैलकुलेशन के दौरान मिल सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो नीचे वाला है वही प्रोटॉन होगा, वही इलेक्ट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देंगे। कहे ठीक है सर, समझ गए। अच्छा, एक बात, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन पता चल गई, यानी किसी भी केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल ले जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में अब समस्या किस बात की है, यानी कि अब अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता होगा कि न्यूक्लियस का जो शेप होता है, बोर मॉडल में बताया गया था कि न्यूक्लियस ये है, उसके बाहर इस तरह से हमें सेल दिखाई गई थी ना, ऐसे सेल बताई गई थी। और इस सेल का नाम नील्स बोर ने क्या बताया था, नील्स बोर ने कहा ये K है, ये L है, ये M है और ये N है। KLMN सेल दिया गया था और उसी कॉन्सेप्ट में ये बात हुई थी, ये KLMN ये 4 सेल का कॉन्सेप्ट आया और इसे हम सेल भी कहते थे, इसे हम ऑर्बिट भी कहते थे और हम इसे एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं। यानी आप कह सकते हो स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं। तो सेल ऑर्बिट या एनर्जी लेवल में हमारे पास KLMN आया, कहें ठीक है। फिर उसी में हमने वहां पर ये पढ़ा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल प्रेजेंट इन अ सेल इज इक्वल टू क्या पढ़े थे बेटा, 2n²। यानी कि किसी भी एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी एटम के अंदर किसी सेल में, जो सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको निकालने के लिए हमने 2n² का फॉर्मूला पढ़ा था। कहें हाँ। अब इसमें n की वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो ये K सेल के लिए बात हो रही है, तो ये क्या होगा 2 × 1² तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। मतलब जो पहली सेल K है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। n की वैल्यू अगर हम 2 ले लेंगे तो ये L सेल होगी, ये 2 × 2² होगा और यहाँ से कितना होगा 8 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 ले लेंगे तो ये M सेल होगी, ये 2 × 3² होगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। n की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो ये क्या होगा N सेल होगी और यहाँ से कितना होगा 2 × 4² होगा और ये कितना आ जाएगा 32। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन KLMN का मिला है उसके अगर हम बारे में बात करें तो हमारे पास KLMN 4 सेल मिल रही है और इन चारों सेल के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं कि 2, 8, 18, 32 ये रूल हमें बताया गया। ये 2, 8, 18, 32 क्या बताता है कि पहली सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में 18 होंगे और चौथे में 32 होंगे। यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इस कहानी में यह समझाया जा रहा है कि पहली सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, दूसरी सेल में हम 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तीसरे में हम 18 से ज़्यादा नहीं भर सकते और 32 चौथे में हम भर सकते हैं। ये बात नील्स बोर मॉडल में बताई गई। आनंद को जरा फोन करो, दवा लेते हैं। तो KLMN 4 सेल हमारे पास आ गई। अब इस 4 सेल के बाद हम आगे की बात करेंगे, तो चलिए देखते हैं अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। हमें एक बात पता चल गई बेटा कि जो पहली सेल है ये वाली, इसमें 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, 2 मैक्सिमम 2 कहा गया ना, तो 2 से कम तो भर सकते हैं। दूसरी सेल में 8 भर सकते हैं, तीसरे में 18 और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब हम इसी कहानी में आगे की तरफ बढ़ते हैं और भर करके बताएंगे कि हम कैसे फिलिंग करेंगे इसकी। तो 2, 8, 18, 32 की जो फिलिंग है इस पर हम बात करते हैं आपके सामने। आइए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इस पहली कड़ी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यानी मान लीजिए कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर 1 होगा तो ये 1H1 लिखा जाएगा। कहें हाँ ठीक है सर, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो हमारे पास सेल कितनी है, K, L, M और N। हमारे पास अगर ये 1 है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, यानी कि जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको भरेंगे कहाँ, K सेल में, जो सबसे इनर मोस्ट सेल है। अब इसमें मैक्सिमम 2 भर सकते हैं तो एक तो भर ही लेंगे। अब किसी ने कहा इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल है तो पहली सेल में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं तो एक भर दिया हमने। तो इस प्रकार से हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पे आ जाइए, अगर हम यहाँ पर चलते हैं हीलियम, हीलियम के पास 2 और 4 हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके वैलेंस इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, जिसका जितना एटॉमिक नंबर है, यानी Z बराबर P बराबर ही पढ़े हो ना, तो अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं क्या? हाँ, 2 से ज्यादा लेकिन नहीं भर सकते। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल हो गई। अब इस पहली सेल में हमने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तीसरा नहीं भरा जा सकता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आए, ये लिथियम है, लिथियम में ये 3 है, ये कितना है? 7। अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 3 हो गया, तो पहली सेल में कितना भरेंगे? 2। लेकिन अब इसमें 3 नहीं भरा जा सकता, 2 ही भरेंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो वो कहाँ भरा जाएगा? दूसरी सेल में, तो 2,1 हो गया। और उसके बाद ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा पहला सेल, इस पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3 तो पहली सेल में 3 तो भरा नहीं जा सकता, तो हम दूसरी सेल में मूव किए, तो दूसरी सेल में अब 1 इलेक्ट्रॉन हम दूसरे सेल में भर दिए, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 1 भर दिए, तो 2,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। उसके बाद 4th नंबर पे आते हैं बेटा, लिथियम के बाद मान लो बेरिलियम के पास पहुंचे, तो ये 4,8 हो गया या 9 हो गया। अब इसको भरोगे तो ये 2 हो गया और ये 2, क्योंकि इसके वैलेंस इसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो जब आप भरोगे तो 2,2 यानी कि पहली सेल में 2, दूसरी सेल में 2। तो जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहली सेल में कितना भर दिया? 2, और दूसरी सेल में कितना भर देंगे? 2। तो इस प्रकार से हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम समझ रहे हैं कि अगर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा तो इस तरह से दिया जाएगा, और कहीं पर भी अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है या रिप्रेजेंट करना है तो उसका यही तरीका है जैसा बोर्ड पे दिखाया गया है। तो ये 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 जो भी बन रहा है इसको ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। चलिए अब हम थोड़ी बात आपसे और करेंगे। अगर मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 5 पे मान लीजिए बोरॉन है, अब बोरॉन 511 हो गया, ठीक है। अब जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो पहली सेल में तो 2 भर देंगे, 5 भरना है, तो दूसरी सेल में कितना भराएगा? 3। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, पहली सेल में कितना भर दिया? 2, और दूसरी सेल में कितना भरेंगे? 1 2 3। हाँ यार ठीक है। उसी तरह से 6वें नंबर पे जाइए, तो कार्बन 612, हम पूरा बता रहे हैं, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहली सेल में 2, दूसरे में कितना भरेंगे? 4, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, तो पहले में 2, दूसरे में 4। तो क्या करोगे? न्यूक्लियस हो गया, पहली सेल में देखो 2 भर दिया, और दूसरी सेल में 1 2 3 4 भर दिया। इस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। 6 के बाद 7 नंबर पे जाएंगे, ये नाइट्रोजन है, ये 7 है, ये 14 है। यहाँ गए तो हमने ये कहा पहली सेल में 2, दूसरे सेल में 5, तो फिर इसी तरह से न्यूक्लियस बनाया। पहली सेल में कितना भर दिया? 2, दूसरी सेल में कितना? 1 2 3 4 5 भर दिया, है ना। उसके बाद फिर 8 नंबर पे गए, 8 में क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 8 है, ये 16 है, तो पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 6, तो ये न्यूक्लियस हो गया, और ये पहली सेल में कितना हो गया? 2 हो गया। उसके बाद दूसरी सेल में कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 बन गया। ऐसे ही आप 8 के बाद 9 पे जाएंगे, तो 9 पे क्या आएगा? ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, ये 9 हो गया, ये आपका 18 हो गया। यहाँ से 2 हो जाएगा, ये कितना होगा? 7। ये सेम यही बनाएंगे, पहली सेल में 2 भर देंगे और दूसरी सेल में कितना भर देंगे? 7 भर देंगे। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन आपके सामने दिखाया जा रहा है। अब हम इस कड़ी में आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ बढ़ने पर क्या पढ़ते हैं वो हम आपको बताते हैं। अगर हम 10 नंबर पर पहुंच गए तो 10 पे कौन आएगा? नियॉन। नियॉन 10 20, यानी कि इसका मास तो 20 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहली सेल में 2 भर दोगे, दूसरे में 8 भर दिए। अब ये नियॉन जो आया बेटा, यह एक नोबल गैस हो गया, क्योंकि इसी को ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में हर कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो देखिए इसके 8 हो गए ना, तब ये नोबल गैस हो गया, ये इनर्ट हो गया, या स्टेबल हो गया, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। एक उधर हीलियम डुप्लेट का कॉन्फ़िगरेशन बनाता है और बाकी सब ऑक्टेट का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो हीलियम भी स्टेबल हो गया था और ये भी हमारा स्टेबल हो गया। अब नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे अगर रिप्रेजेंटेशन वाला, तो 2 सेल बना लिए। पहली सेल में कितना हो गया? 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये बन गया, और ये नोबल गैस है। अब 11 नंबर पे आइए। 11 नंबर पे कौन आएगा? ये सोडियम। तो ये 11 और 23,
आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली सेल में 2, अब दूसरे में 8 मैक्सिमम भर सकते हैं ना, तो 9 तो होगा नहीं, तो दूसरे में 8 भरिए। अब हम तीसरी सेल में मूव करेंगे तो तीसरे में कितना हो जाएगा 1, तो 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल में कितना हो गया 2, और दूसरी सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरी सेल में कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप मैग्नीशियम की तरफ बढ़ेंगे तो मैग्नीशियम 1224 हो जाएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 282 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 283 हो जाएगा। ऐसे जाओगे तो आर्गन पे पहुंचोगे तो 288 आ जाएगा, है ना। 18 नंबर पे आपका आएगा आर्गन, आर्गन 1840, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 288 हो जाएगा। यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यह भी क्या होगी नोबल गैस होगी। इसका मतलब यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसे हम या तो नोबल गैस या तो इनर्ट गैस के नाम से जानेंगे। यह भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर तीसरी सेल में हम 8 के बाद 9 भर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को यह लग रहा हो कि अब चलते हैं और आगे चल के क्या देखेंगे, जरा देखिएगा। अगर 19 नंबर का सवाल आ जाए, 19 पे क्या है पोटेशियम। अब जैसे पोटेशियम का अगर हम जिक्र करते हैं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, तो आपको ये 1940 ऐसे दे दिया जाए। अब आपसे कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या करोगे 289 लिखोगे? कहें नहीं। क्यों? लिखना तो यही चाहिए ना, ये क्यों नहीं लिख रहे हो? कहा गया कि नहीं इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 288 फिर 1 लिखेंगे, चौथी सेल में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हम 9 नहीं करेंगे। क्यों भाई नहीं करोगे? क्योंकि आपको तो रूल पढ़ाया गया था ना कि तीसरे में 18 मैक्सिमम हो सकते हैं, तो आप 9 भरने में क्यों परेशान हो रहे हो? कहा गया वो चीज आपको आगे पढ़ाई जाएगी जब आप सबसेल का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। अभी तो सेल का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, आगे एसपीडीएफ 4 सबसेल पढ़ाई जाएगी तो वहां पर यह बात बताई जाएगी। अभी आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनेगा। अब 20 नंबर पे जाएंगे तो हमारे पास कैल्शियम आएगा। अब कैल्शियम आएगा तो कैल्शियम में क्या बनेगा, ये कैल्शियम है, ये 20 है, ये 40 है ना। आप क्या करोगे कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 2810 होना चाहिए, क्या कहें नहीं 2810 नहीं होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2882। कहें सर अब इसमें भरेंगे? कहें हाँ। तो इसका मतलब ये दो आपको इस तरीके से याद रखना है। टोटल हमारे सिलेबस में ये कंटेंट है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। 2881 2882, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद थोड़ा सा, और हमारे पास एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम कहते हैं द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइनिंग ऑफ एन एटम। किसी एटम के अंदर कंबाइन होने की जो क्षमता है, जिसकी वजह से वह बॉन्ड बनाता है, किसी से जुड़ पाता है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन लूज्ड बाय एन एटम और गेन्ड बाय एन एटम और शेयर्ड बाय एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहे हैं किसी एटम से, या जो किसी एटम में गेन हो रहे हैं, या जिस एटम के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो वैलेंसी के अंतर्गत आता है। एक छोटा सा चार्ट आपके सामने बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा इस चार्ट को। हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए किसी एटम का एटॉमिक नंबर 1, वो कौन है, हाइड्रोजन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 आएगा, क्योंकि आपने KLMN 4 सेल यहाँ बना दी। अब उसके बाद हमने कहा कि ये पहला कॉलम बना लिया, दूसरे कॉलम में हमने कहा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कहें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। फिर अगर इसकी वैलेंसी का जिक्र करूं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो ये इसी अपने एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा,
बॉन्डिंग कर सकता है। और उसके बाद अगर हम इसमें आयंस का जिक्र करें तो ये भी हम पढ़ेंगे कि जो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वह एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, तो वह H+ और H- दोनों आयन बनाएगा, यानी कि वह हाइड्रोजन आयन और हाइड्राइड आयन दोनों बना सकता है। दूसरे नंबर पे हम गए हीलियम के पास, तो हीलियम का क्या होगा, 2 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, वैलेंसी 0, क्योंकि यह डुप्लेट का कॉन्फ़िगरेशन बनाता है और इसमें किसी प्रकार का आयन नहीं बनेगा। तीसरे नंबर पे लिथियम के पास गए, तो लिथियम में क्या होगा, 2,1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, क्योंकि आउटर मोस्ट अब बाहर हो गई ना सेकंड, तो इसमें 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। और लिथियम क्या करता है, Li+ बना सकता है, यानी लिथियम आयन। ऐसे ही बेरिलियम के पास जाएंगे तो ये 2,2, ये 2, ये 2, और ये क्या करेगा, Be2+ बना सकता है। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे गए हम बोरॉन के पास, तो बोरॉन में क्या होगा, ये 2,3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी 3, और आयन ये नहीं बनाएगा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी केस में आगे की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। सपोज करिए इसी में हम और आगे की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए 6 नंबर पे पहुंचे, तो 6 नंबर पे कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 4, वैलेंसी 4, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, वैलेंसी भी क्या हो गया, 4 हो गया। और आयंस का अगर हम जिक्र करें तो इसमें आयंस नहीं होंगे, ये तो K-L-M-N, ये 4 सेल की कहानी हो गई। अब इसी तरह से 6 के बाद 7 नंबर पे गए तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 2,5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, यहां से वैलेंसी का खेल खत्म, यानी कि किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज्यादा हो जाएं, अगर 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 1 2 3 4 होगी। लेकिन अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाएं, यानी 5 6 7 8 हो जाएं बेटा, तो उसमें लूज करने की क्षमता खत्म हो जाती है, वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगता है। इसलिए उसकी वैलेंसी लिखने के लिए हम 8 - 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आएगा। कितना आ जाएगा, 3। और ऐसी सिचुएशन में ये नाइट्रोजन अब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, वो गेन करेगा, क्योंकि कोई लूज करता था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था, और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कैटायन, वेयर एज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज एनायन। तो यहाँ N3- बन गया। 7 के बाद 8 नंबर पे आइए, ऑक्सीजन है, तो 2,6 होगा, ये 6 हो गया, तो 8 - 6 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यह O2- ऑक्साइड आयन बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 9 पे आइए तो ये फ्लोरीन है, ये 2,7 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, 8 - 7 1 हो गया, और ये F- बनाएगा, इसे हम फ्लोराइड आयन कहेंगे। 10 नंबर पे नियॉन है, नियॉन में देखो तो ये 2,8 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, वैलेंसी क्या होगी, 8 - 8 0, इसका मतलब कोई आयन नहीं बनाएगा। ये अपने दादाजी यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ गया, ये कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसी के जस्ट आगे की तरफ गए तो सोडियम आया, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 281 होगा, है ना। अब तीसरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, क्योंकि 5 6 7 8 होता तब तो घटाते ना, 1 2 3 4 में सेम लिखेंगे। और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na+ बनाएगा, इसे सोडियम आयन कहेंगे। बेटा जिसके ऊपर पॉजिटिव आएगा वह ईएम आयन कहलाएगा, जिसके ऊपर नेगेटिव आएगा वो आइड आयन कहलाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से आप 282 283 284 करके बनाते चले जाएंगे, कर ले जाओगे, बोलो। अगर आप इसके बाद, आपका ये होमवर्क है कि आप 20 तक इसे बनाकर ले आइए, ठीक है। अगर 20 तक बनाने को कह दिया जाए तो आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर 18 नंबर आपको दे दूं तो 18 पे क्या होगा, आर्गन है, आर्गन कैसे बनेगा, 288 बनेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 होगा, वैलेंसी कितना होगा, 8 - 8 0 हो जाएगा। क्या यह आयन बनाएगा, कहे नहीं, ये भी नोबल है, स्टार वाले लोग हैं, ये हैज वाले लोग। 19 नंबर पे चलो, तो ये 19 पे क्या हो गया, पोटेशियम है, 288 फिर 1 पढ़ा ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, वैलेंसी 1 होगी, और पोटेशियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पोटेशियम आयन बना लेगा। 20 नंबर पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम, यहाँ क्या पढ़ोगे, 2882 पढ़ोगे, है ना। और उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी 2, और ये कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Ca2+ बनाएगा, जिसे हम कैल्शियम आयन कहेंगे।
मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें आपके सामने की गई ये आपको अच्छी लगी होंगी और समझ में आ गई होंगी। अगर बात आपको बहुत प्यारी लगी हो, सारी चीजें क्लियर हो गई हो, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी अभी आपको क्लास 9th के जिस टॉपिक में डाउट लग रहा हो, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके उन डाउट्स को जल्द से जल्द विदाउट कर देंगे, यानी कि आपकी उन सभी समस्याओं को हम जल्द से जल्द सुलझाने का काम करेंगे। बस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इसको देखने के लिए भेजते रहें। मुझे उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट, टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।